Dr. Parul Tyagi, Assistant Professor. So welcome my YouTube channel Problem Solver. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम आज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, तो अब ये जैसे सोच के देखिए आप, मुझे कभी डेंगू हुआ ही नहीं है। इमेजिन कीजिए मुझे कभी डेंगू हुआ ही नहीं है, तो क्या मेरी बॉडी में डेंगू की एंटीबॉडी बनेगी? नहीं। जब मुझे डेंगू इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, तभी तो मेरे अंदर एंटीबॉडी बनेगी। तो जब एंटीबॉडी तभी किसी की बॉडी में बनती है जब उस पर्टिकुलर डिसीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करता है। ठीक है, तभी एंटीबॉडी बनती है, उससे पहले एंटीबॉडी नहीं बनती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन। एंटीबॉडी रिएक्शन की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन आप लिख सकते हो, एंटीजन कंबाइंड विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी एंटीजन आ गया और उसकी कोई सी भी एंटीबॉडी उसके साथ में बाइंड कर जाएगी, नहीं। एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही काम करती है। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको क्लियर है कि स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाइंड करती है। ऐसा नहीं कि कोई सा भी एंटीजन आ गया और उसके लिए कोई सी भी एंटीबॉडी बन जाएगी, नहीं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा की लॉक सिस्टम, पढ़ा है ना, क्लास 12 में पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है कि एक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, एक पर्टिकुलर ताले की इस पर्टिकुलर चाबी होती है। ऐसा नहीं है कि एक ताले की कई सारी चाबियां हो जाती है, हो जाती बनवा लेते हैं, लेकिन मेनली क्या होता है, एक ताले की, एक लॉक की एक ही की होती है। ठीक है, उसी से वो खुलता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है कि एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक एंटीजन होता है और स्पेसिफिक एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है। ठीक है, आपका क्लियर हो गया। तो ये टाइप कितने टाइप्स का होता है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन? टोटल 8 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा कौन सा हमारा एग्लूटिनेशन, फिर नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, फोर्थ वन कौन सा है न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, एंड फिफ्थ वन कौन सा है इम्यूनोफ्लोरोसेंस, सिक्स वन कौन सा है रेडियो इम्यूनो एसे, एंड सेवंथ वन कौन सा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे एलाइजा, एंड एट वन कौन सा है हमारा इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये प्रिमिटिव टू एडवांस है, ये प्रिमिटिव टू एडवांस। इसका मतलब ये है कि सारे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जितना एडवांस होता जाएगा टेस्ट, उसकी स्पेसिफिसिटी उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे कि एक सैंपल में बहुत कम अमाउंट में हमारा वो पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट है, तो जितना एडवांस टेस्ट होगा तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन प्रिमिटिव टेस्ट इतना एफिकेसी के साथ में डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो ये यही है। तो इसमें जो मैंने स्टार्स लगाए हैं, स्टार्स मतलब है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन, अलाइजा, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, सारे इंपॉर्टेंट है पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें से आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है कि बेस्ड ऑन इंटरेक्शन एंटीबॉडी एंड एंटीजन रिएक्शन। तो यही है कि ये एंटीबॉडी और एंटीजन के रिएक्शन पर बेस्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी एंटीबॉडी आ गया, कोई सा भी एंटीजन आ गया तो बाइंड कर जाएंगे, नहीं। बेस्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, ये दोनों इस बात पर डिपेंड करता है। प्रेसिपिटेशन टेस्ट किस पर डिपेंड करता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब नोट में सुनिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। टू सॉल्युबल रिएक्टेंट, सॉल्युबल रिएक्टेंट में क्या क्या आएगा हमारा, एंटीजन और एंटीबॉडी। ये देखिए नोट में मैंने लिखा है टू सॉल्युबल रिएक्टेंट, मतलब कि ये है कि टू सॉल्युबल रिएक्टेंट का मतलब होता है कि हमारी जो एंटीबॉडी है और एंटीजन है, ये दोनों हमारे सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो टू सॉल्युबल रिएक्टेंट दैट कम्स टुगेदर एंड मेक वन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, मतलब ये सॉल्युबल प्रोडक्ट मिल करके एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को बना देते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ये इसका की पॉइंट है ये इसका, कि एंटीजन एंटीबॉडी हमेशा सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं
और जब दोनों साथ में मिलते हैं तो ये एक कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि हमारा मेन फाइनल रिजल्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। फर्स्ट कौन सा है, प्रेसिपिटेशन, दूसरा कौन सा है, फ्लोकुलेशन, और थर्ड कौन सा है, प्रोजोन फिनोमिनन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, soluble antigen react with its soluble antibody in presence of electrolytes, electrolytes मतलब NaCl and optimal pH and temperature। मतलब ये है कि एंटीजन प्लस एंटीबॉडी रिएक्ट करेंगे, ये दोनों हमारे कैसे हैं, सॉल्युबल, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देंगे। में कौन सा टेस्ट परफॉर्म होता है, फ्लोकुलेशन टेस्ट, VDRL फॉर सिफिलिस के लिए। और उसमें क्या होता है, जब झाग जब बन जाता है, फ्लोक्यूल बन जाता है, तो यानी एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ है, यानी कि सैंपल में उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी ने बाइंड किया, यानी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, तो प्रोजन फिनोमेनन में क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ एंटीसीरम इज मिक्स्ड, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एंटीजन इज डिफरेंट ट्यूब्स। मतलब इसमें क्या होता है, सुनिए कि एक मैकेनिज्म है इसमें, तो पहले आप इसको सुन लीजिए क्या होता है, उसके बाद में फिर आप किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना सब लोग। तो मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो ये मेनली किसने दी थी, मेरा एक साइंटिस्ट ने 1934 में दी थी। और ये एक नंबर में आपसे पूछ सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन किसने दिया था, तो एक मेरिक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और इसको एंड प्रपोज लैटिस हाइपोथेसिस भी दी थी। ठीक है, तो मेनली लैटिस का मतलब क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड, मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी ने बाइंड किया तो क्रॉस लिंक्ड हो गया, तो लैटिस का मतलब क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, तब जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि 3 ट्यूब ली थी, ट्यूब ए, ट्यूब बी, ट्यूब सी। तो ट्यूब ए में क्या दिया था उन्होंने कि एंटीजन, देखो आपको कलर रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है वो एंटीजन है, देखिए जो रेड कलर में दिख रहा है वो एंटीजन है, और जो ब्लू कलर से बना है वो एंटीबॉडी है। ठीक है, तो ट्यूब ए में क्या था कि बहुत ज्यादा एंटीजन था और एंटीबॉडी बहुत कम था, जो मैंने लिखा भी है कि एंटीजन बहुत ज्यादा है इसमें और एंटीबॉडी बहुत कम है। ट्यूब बी में क्या है कि जितना एंटीजन है उतनी ही एंटीबॉडी है। ट्यूब सी में क्या है कि एंटीबॉडी बहुत ज्यादा है और एंटीजन बहुत कम है। तो आप बताइए कि ट्यूब ए में क्या सारा एंटीजन बाइंड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी है ही नहीं है, तो वो एंटीजन किससे बाइंड करेगा। तो ट्यूब ए में क्या होगा, जो एग्लूटिनेशन है, जो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए वो प्रॉपर नहीं आता है, या तो आता ही नहीं है या बहुत वीक होता है, मतलब कि एंटीजन बहुत ज्यादा है और एंटीबॉडी बहुत कम है। जब एंटीबॉडी उसमें है ही नहीं है या बहुत कम है, तो क्या एंटीजन प्रॉपर बाइंड करेगा, सबसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंटीजन को बाइंड करने के लिए एंटीबॉडी है ही नहीं है उसमें। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट ट्यूब में हो गया। अब ट्यूब बी में क्या है कि जितना एंटीजन ट्यूब बी में है उतना ही एंटीबॉडी ही, मतलब अगर 50% एंटीजन इसमें है तो 50% ही एंटीबॉडी है इसमें, तो जितना एंटीजन है उतनी ही एंटीबॉडी है, तो बहुत अच्छे से दोनों बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि एंटी ट्यूब सी में क्या है कि एंटीबॉडी बहुत ज्यादा कर दी है और एंटीजन है ही नहीं उसमें या बहुत कम है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी वीक इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा और यहाँ पे भी वीक इंटरेक्शन होगा। तो ट्यूब बी में क्या बनेगा, जोन ऑफ इक्विवेलेंस, और इसको लैटिस फॉर्मेशन भी बोलते हैं, नहीं क्रॉस फॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब ये बताइए, इतने अच्छे से सारा कुछ है, तो एग्लूटिनेशन सबसे ज्यादा किसमें अच्छा होगा, देखिए तो पूरा ऐसे से ये क्लम्स बन जाएगा, पूरा इस तरीके से ऐसे क्लम्स बन जाएगा। ठीक है, पूरा तरीके से वो और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसमें देखिए कितना वीक इंटरेक्शन होगा, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इसमें क्या है कि एंटीबॉडी सिर्फ 3 ही है, तो एक इससे बाइंड करेगा, एक इससे बाइंड किया और एक इससे बाइंड कर लिया। तो ट्यूब ए में या तो इंटरेक्शन होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, क्योंकि एंटीबॉडी बहुत कम है एंटीजन की कंपैरिजन में। ट्यूब बी में क्या होगा कि इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। में क्या होगा कि जितना ट्यूब बी में क्या है कि जितनी एंटीबॉडी है उतना ही एंटीजन है,
तो रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। और ट्यूब सी में क्या है, ये या तो रिजल्ट बहुत वीक आएगा या आएगा ही नहीं, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी के कंपैरिजन में एंटीजन बहुत कम है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कहीं लिखा नहीं जाता है, ये सिर्फ मैं आपके लिए लिखती हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि मैं भी क्या लिख रही हूँ। तो हम इसमें लिख सकते हैं ना कि एंटीजन इसमें सपोज करिए 90% है, और इसमें एंटीबॉडी कितना है 10%। अब तो समझ में आ रहा है, एंटीजन 90% है और एंटीबॉडी 10% है, तो क्या प्रॉपर इंटरेक्शन होगा? नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एंटीजन 50% और एंटीबॉडी 50%। जब बी ट्यूब बी में एंटीजन भी 50% है और एंटीबॉडी भी 50% है, तो रिएक्शन बहुत अच्छे से होगा। थोड़ा 50 को सही से लिखती हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है प्लीज़। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में अगर नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताना, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी और अच्छे से बनाऊँगी। और ट्यूब सी में क्या होगा कि एंटीबॉडी 90% होगी और एंटीजन 10% होगा। ये कहीं होता नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने की वजह से मैंने लिख दिया, ये कहीं होता नहीं है। यानी कि एंटीजन इसमें 90% है, इसमें 10% है, इसमें एंटीजन क्या 50-50, एंटीजन एंटीबॉडी 50-50, इसमें क्या एंटीबॉडी 90%, एंटीजन 10%। बस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यही होता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। और प्लीज, और ये जो टॉपिक है ये सिर्फ ये बीएससी एमएससी, ये सिर्फ बीएससी एमएससी या किसी लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। या आप बीडीएस कर रहे हो तो भी इसके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एमबीबीएस कर रहे हो तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमडीएस कर रहे हैं, एमडी कर रहे हैं, या बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, या फिर 12th में भी है, तो भी इम्यूनोलॉजी आपको आना चाहिए। और किसी भी डायग्नोसिस लेबोरेटरी में आपको ये परफॉर्म करना आना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। इस वीडियो में कोई भी अच्छा बुरा कुछ भी आपको लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। सो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी मैं एग्लूटिनेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।